नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फेरी। ये क्लास 9th की 4th पोइम है और जो एमपी ग्रेड 1 के लिए उसके सिलेबस में भी है। तो आइए आज हम इस पोइम को समझने वाले हैं, लेकिन पोइम को समझने से पहले मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। आइए अब हम पोइम की शुरुआत करते हैं। पोएम जो है वो W.B. यीट्स के द्वारा लिखी हुई पोएम है। बड़ी सुंदर पोएम है। आइए पढ़ने वाले हैं द लेक आइल ऑफ इनिस्फेरी। लेक आइल क्या होता है? आइल यहाँ पर ओल्ड वर्ड है, इसे आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। द्वीप एक ऐसा स्थान होता है जिसके चारों तरफ से क्या होता है, पानी होता है, उसे कहते हैं आइल। और लेक आइल का मतलब होता है झील के बीच में कोई द्वीप अगर है तो उसे लेक आइल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इनिस्फेरी जो है स्थान का नाम है, और इनिस्फेरी में एक लेक आइल है, उसके बारे में कवि हमें बताना चाहते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फेरी। इस पोएम के माध्यम से कवि हमें शांति और एकांत, इनिस्फेरी के एकांत वातावरण और शांत वातावरण के बारे में हमें बताने का कार्य कर रहा है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। यह वही स्थान है जहां पर लेखक ने बचपन में, जब वो एक बच्चा था, एक लड़का था, तो वहां पर उसने काफी समय व्यतीत किया था। तो इसलिए उन्हें इनिस्फेरी के उस लेक आइल पर जाना है जिसमें वो छोटे समय में, बचपन के समय में जाया करते थे, और वहां का मौसम, वहां का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आइए आज हम इस पोएम को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 3 स्टैंजा दिए हैं और इसके लेखक हैं विलियम बटलर ईस्ट, जिन्हें हम W.B. ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत कर रहे हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फेरी। लेखक अपने भविष्य की परिकल्पनाओं में कह रहे हैं कि मैं एक ना एक दिन, आई विल अराइज, अराइज का मतलब होता है जग जाना, लेकिन लेखक जगा हुआ है पहले से। जगने की बात है कि जिस दिन उसके मन में आई कि उसे जाना है, उसी दिन वो किसी को बिना बताए, बिना पूछे वहां से निकल जाएगा। एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फेरी, और मुझे अब भी जाना है। मुझे कहाँ जाना है? मुझे इनिस्फेरी जाना है। इनिस्फेरी जगह है जहां पर बहुत ही शांत और प्राकृतिक वातावरण है। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, और लेक आइल ऑफ इनिस्फेरी पर वो क्या करना चाहते हैं? एक छोटा सा केबिन बनाना चाहते हैं, छोटी सी झोपड़ी डालना चाहते हैं, वहां पर बनाएंगे। किसकी केबिन बनाएंगे? ऑफ क्ले एंड बीटल्स मेड। किससे बनाएंगे? मिट्टी से। ऑफ क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी से। एंड बीटल्स मेड, बीटल्स मतलब होता है छोटे मोटे खरपतवार या छोटी मोटी जो टहनियां हैं, लकड़ियों को और मिट्टियों को मिलाकर एक मजबूत दीवार बनाने का कार्य करेंगे। एक मजबूत क्या है? झोपड़ी बनाने का कार्य करेंगे वहां पर पहुंचने के बाद। 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर, और वहां पर ये बीन की 9 रोज लगाएंगे। 9 पंक्तियां जो होंगी रोज बीन की, उन्हें लगाने का कार्य करेंगे। एंड हाइव फॉर द हनी बी, और एक हनी बी का भी छत्ता लगाने का कार्य करेंगे। यानी कि उन्हें प्रकृति से उन सभी चीजों को प्राप्त करेंगे जो उनके जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जैसे बीन्स से वो खाना बनाने का कार्य करेंगे, साथ ही साथ मिठाई के लिए वो हनी बी का हनी यूज करेंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहां पर शांति से, आनंद से वहां पर रहने का कार्य करेंगे, अकेले रहने का कार्य करेंगे। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लोस। लेखक कहता है वहां पर मुझे कुछ शांति अवश्य मिलेगी। वहां पर शांति कैसे मिलेगी? धीरे धीरे। किस प्रकार से धीरे धीरे शांति मिलेगी? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट संग्स। इस प्रकार से सुबह के ऊपर घूंघट पड़ती हुई सुबह खुलेगी। जिस प्रकार से एक नई नवेली दुल्हन जिस प्रकार से अपना घूंघट उठाती है, वैसे ही रात के अंधकार के बाद सुबह जैसे ही अपना घूंघट उठाएगी तो मुझे बड़ी ही शांति वहां पर सुनाई देगी। जहां पर रात के समय क्रिकेट सिंग्स करते हैं, क्रिकेट मतलब झिंगुर की आवाजें सुनाई देती हैं। देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर्स, जहां पर
रात के समय, मिडनाइट, आधी रात के समय सभी प्रकार के ग्लिमर्स क्या है, चमकते हैं, यानी कि जुगनू रात को चमकते हैं। एंड नून एज ए पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय कैसा हो जाएगा, मौसम पर्पल दिखाई देगा। ऐसे स्थान पर ही लेखक को जाना है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज जो शाम के समय सुनाई देगी, वो उसे एक मधुर संगीत के रूप में होगी, मधुर शांति प्रदान करेगी, उसे एक एकांत वातावरण में बड़े ही मनोहर दृश्य दिखाने का कार्य करेगी। विलियम बटलर ईस्ट वहां पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। वे जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वे शहर के जीवन से परेशान हो चुके हैं, शहर के शोर शराबे से परेशान हो चुके हैं, वो शांति के एहसास करना चाहते हैं, वो प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, वो प्रकृति के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, लेखक कहते हैं मैं एक बार फिर से मैं खड़ा होता हूं और मैं फिर जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं हमेशा के लिए रहने के लिए वहां चला जाऊंगा। I hear the lake water plumpings with low sound by the shores. मुझे यहाँ पर भी, शहर में भी पानी की जो लहरें उठती हैं, वो लहरें आज इस शहर में भी उसकी लैंपिंग विथ लो साउंड, अभी भी पानी की लहरों की आवाज, कलकल की आवाज अब भी मुझे सुनाई पड़ रही है। While I stand on the roadway, जब भी मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, सड़क के किनारे खड़े हुआ हूँ, और ऑन द पेमेंट ग्रे, एक पेमेंट पर, जहां पर क्या है, पेमेंट क्या होता है, सड़क के किनारे जो रास्ता होता है पैदल चलने वाला, उसे कहते हैं फुटपाथ, उसे पेमेंट कहते हैं। उस पेमेंट पर, फुटपाथ पर खड़े होकर भी उन्हें महसूस हो रहा है कि लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री पर आती हुई लहरों के पानी की आवाज उन्हें बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है। आई हियर इट इन द डीप हियर्ड कोर, मुझे वो मेरे अंदर, हृदय के अंदर कॉर्नर तक मुझे क्या है, वो सुनाई देती है। इस प्रकार से हमने ये पोएम पढ़ ली है। अभी पोएम खत्म नहीं हुई है, अभी हम इसके लिटरेरी डिवाइस और इसके लेखक के बारे में, कवि के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए तो चलिए साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे लेखक के बारे में। हमारे लेखक का नाम है W.B. ईट्स। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम पोएम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और फिर उसके साथ ही हम उसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। W.B. Yeats was born in 1865 and died in 1939. W.B. Yeats का जन्म 1865 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1939 में हुई थी। W.B. Yeats was an Irish poet, writer and dramatist. ये आयरिश पोइट भी थे, राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। He was born in the Sandymouth, Dublin in Ireland. Sandymouth, Dublin in Ireland में इनका जन्म हुआ था। Yeats received a Nobel Prize in 1923 for literature. He moved to London when he was two, but spent much of his time in the Sligo with his grandparents. वो 2 वर्ष की उम्र में ही लंदन चले गए, लेकिन वो स्लिगो नामक स्थान पर अपने दादा दादी के साथ में रहा करते थे। Some of his famous poems are The Second Coming, Sailing of the Byzantium, and Stolen Child, Easter 1916, and Lake Isles of Innisfree. In this poem, he speaks of his yearning of the go back to the peaceful place, away from the humdrum of city life, of lead life or solitudes. इस कविता में उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन जीने के बारे में हमें बताया है। वे शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में परेशान हो गए हैं, अब वे एक शांत और एकांत वातावरण चाहते हैं। However, in reality, Lake Isle of Innisfree is an uninhabited island with the Long Hills in Ireland. Yeats spent his summer near that place as a child and was familiar with the surroundings. तो ईट्स ने अपना समय काफी गुजारा है। अब आइए थोड़ी सी पोएम पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। In this lyrical poems, the poet W.B. Yeats speaks of the nostalgia of Innisfree which he visited during his childhood. इस लिरिकल पोएम में W.B. Yeats अपनी उन पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहते हैं जब वो बचपन के समय में वहां पर घूमने जाया करते थे। The poem starts with the poet's declarations that he would return to Innisfree and build a simple cabin with clay and twisted sticks or beetles. पोएम की शुरुआत में ही कवि यह बताता है कि वह
इनस फ्री आइलैंड पर एक बार फिर से जाएगा और वहां पर एक छोटी सी केबिन बनाएगा, किससे? विथ क्ले एंड ट्विस्टेड स्टिक्स से और बीटल्स से। उसने कहा ही ऑल्सो प्लांट टू प्लांट 9 rows ऑफ बीन्स, 9 है यहाँ पर, 7 नहीं है, 9 है। उसने यह भी बताया है कि वह क्या करते हैं, वह क्या करेंगे, वहां पर 9 rows लगाएंगे, बीन्स की 9 पंक्तियां लगाएंगे। हैव अ बी हाइव फॉर हनी, और हनी के लिए वहां पर बी हाइव का प्रयोग भी करेंगे। विच वुड हेल्प हिम टू सस्टेन, जो वहां पर रहने में उनकी मदद करेंगे। In this stanza, he speaks of the physical needs which he would fulfill by the nurturing natures. इस पंक्ति में, इस स्टेंजा में उन्होंने यह बताने का कार्य किया है जितने भी उनकी फिजिकल नीड हैं उन सबको उनकी प्रकृति जो माँ है वो उन्हें देने का कार्य करेगी। With meditated labor, he wants to lead a solitary life in the cabin surrounded by the meadows. वे चाहते हैं कि वे एकांत भरा वातावरण चाहते हैं, एकांत भरा जीवन चाहते हैं, जहां पर चारों तरफ, उनके घर के चारों तरफ घास के मैदान खड़े हुए हो। एंड लिसन टू द हमिंग ऑफ द बीज, और वहां पर क्या है, इसकी बीज की भिनभिनाहट की आवाज सुनाई पड़े। विच वुड क्रिएट एन एटमोस्फियर ऑफ पीस एंड सेरेनिटी, जिससे चारों तरफ का वातावरण कैसा हो जाए, शांत और एकांतमय हो जाए। आइए नेक्स्ट स्टेंजा चलते हैं। इन द सेकंड स्टेंजा ही स्पीक्स ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट विच कम्स थ्रू द प्रोलॉन्ग कम्युनियन विथ नेचर्स। सेकंड स्टेंजा में वो कहते हैं, वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की बात करते हैं, कि आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उनका और प्रकृति से जो जुड़ाव है, काफी लंबे पुराना जो जुड़ाव है, वो है उनके आध्यात्म को बल देगा। He says that peace seeps in slowly into the patient's mind. वो कहते हैं शांति जो है धीरे धीरे किसी भी पेशेंट के दिमाग में धीरे धीरे आती है। He likens the process of meditative contentment and that of the peaceful morning when he mist lift slowly to reveal the morning with the crickets chirping at the serene atmosphere. लेखक बताते हैं कि जब वो सुबह सुबह जब जगेंगे तो वो क्या देखेंगे कि सुबह की सुबह जो क्रिकेट की आवाज आती है, अब वातावरण इतना सुंदर दिखाई देगा, इतना प्यारा लगेगा कि जिसके सामने कुछ भी चीज संतुलित नहीं होगी। At night, the night sky fall of the twinkling stars would fill him with pleasure, and purple glow of afternoon sun would spread an aura of the tranquility. रात के समय आकाश में चमकते हुए तारे उसकी रात को और ज्यादा मधुर बनाने का कार्य करेंगे, उन्हें बहुत ज्यादा आनंद प्रदान करने का कार्य करेंगे। और दोपहर के समय जो पर्पल ग्लो होता है सूर्य के प्रकाश से, वह उन्हें एक नई शांति और एकांत वातावरण देने का कार्य करेगा। The evening sky would be filled with the linnets intercepting each others in their last flight before setting down of the day. तो शाम के समय क्या हुआ, आकाश क्या है, छोटे मोटे तितलियों से, छोटे मोटे क्या है, पक्षियों से भरा रहेगा, उनकी आवाज सुनकर बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाई देगा। All these would bring to the profound contentment of the poet to desirous of. ये सारी की सारी चीजें लेखक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, तीव्र इच्छाएं कि इस प्रकार से मौसम हो जाएगा, इस प्रकार से चीजें हो जाएंगी, ये उन्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए थर्ड स्टेंजा की ओर चलते हैं। द लास्ट स्टेंजा रिफ्लेक्ट द पोएट yearning टू ब्रेक द टाइज ऑफ द मॉडर्न सिटी लाइफ एंड गो बैक टू द इनस्फ्री। आखिरी पंक्ति में, आखिरी स्टेंजा में लेखक हमें बताते हैं कि वो शहर के जीवन से बंधे हुए हैं, लेकिन वो कहाँ जाना चाहते हैं, लेक आइल इनस्फ्री पर जाना चाहते हैं। He desired to go back to the island and live a peaceful life as he hear the sound of the water splashing of the shore at all the time in mind. उनकी तीव्र इच्छा है कि वह आइलैंड पे जाएं और शांतिपूर्ण जीवन जिए, इसलिए उनके दिमाग में हमेशा क्या सुनाई पड़ता रहता है, पानी की आने की आवाज सुनाई पड़ती है, पानी की लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है। The modern urban life, its grey pavements, roads and all its hustle bustle chokes his mind and heart. शहरी जो जीवन है, तो शहरी जीवन उनके चारों तरफ जो फैले हुए हैं, पेवमेंट है, रोड है और जितना भी शोर शराबा है, वो सारे के सारे चीजें उन्हें क्या करता है, उन्हें उनके मस्तिष्क में परेशान करते हैं और उनकी इच्छा हो जाती है कि इनस्फ्री पे उन्हें जाना ही है। He wishes to break away from the city life and return to the simple life in the lap of nature. वे चाहते हैं कि वो शहर के आधुनिक जीवन को, शोर शराबे को छोड़कर एक साधारण सिंपल प्रकृति की गोद में एक जीवन जिए।
where he would be able to enjoy his material as well as spiritual bounties, जहाँ पर वो क्या है, जो साधारण चीजें हैं उन सभी साधारण चीजों को वो महसूस कर सके और जितनी आध्यात्मिक चीजें हैं उन्हें भी महसूस कर सके। चलिए अब हम लिटरेरी डिवाइस पर भी थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन का यूज हुआ है, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जहां पर रिपीटेशन हुआ है, क्या, कॉन्सोनेंट वर्ड। जब कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। हाइव हनी, एच हुआ है यहाँ पे देखिए। लेक लंपिंग लो, यहाँ पर एल साउंड जो हुआ है। हियर हर्ट्स, जहां पर एच साउंड हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो रिपीटेशन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आई विल अराइज एंड गो नाउ रिपीटेड इन स्टेंजा फर्स्ट एंड 3, एक ही प्रकार की शब्द आए हुए हैं तो यहां पर इसे रिपीटेशन बोलते हैं, है ना। आई विल अराइज एंड गो नाउ, ठीक है, इसका रिपीटेशन हुआ है पहली में और थर्ड स्टेंजा के पहली पंक्ति में ऐसा हुआ है, इसलिए हम इसे रिपीटेशन बोलेंगे। रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम रिपीटेशन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दे दिया जाए तो वहां पर हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मॉर्निंग हैज बीन पर्सोनिफाइड, यहां पर इस पोएम में मॉर्निंग को पर्सोनिफाइड किया गया है। एज शी लिफ्ट हर वेल ऑफ द मिस्ट ऑफ रिवील्स ऑफ द ब्राइट फेस, जैसे कि वह क्या करेगी, अपना घूंघट उठाएगी। कौन घूंघट उठाएगी, प्रकृति, मॉर्निंग, तो उसको पर्सोनिफाई किया गया है। एसोनेंस, इसके बाद एसोनेंस का भी प्रयोग हुआ है। एसोनेंस क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में कैसा आ जाता है, वोवल साउंड का प्रयोग बार बार होता है। गो नाउ, गो टू, ओ का रिपीटेशन हो रहा है। मेटाफर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट को आइडियाज को डोनेट सिमिलरली होते हैं तो उन्हें करते हैं। वेल्स ऑफ मॉर्निंग एंड व्हाइट मिस्ट ऑफ द मॉर्निंग आर कंपेयर टू द लेडी वेल्स, लेडी वेल्स के लिए इसका यूज किया गया है। ओनोमोटोफिलिया, a word that represent the sound it makes. Lapping, the word represent the sound it's making. एनाफोरा का भी यूज हुआ है। एनाफोरा का प्रयोग क्यों करते हैं, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंस, जैसे कि आई विल अराइज, आई हियर, तो यहाँ पर क्या है, कैसे हो रहा है, आई का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर मैं सबसे कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।